आज का इंतहाई अहम मामला पाकिस्तान के माशी हालात और उसकी सूरत हाल है। कुछ ही देर पहले इमरान खान साहब ने भी अपना खिताब खत्म किया है, उस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाकर। लेकिन मईशत इस वक्त सबको जकड़े हुए है, अवाम की हालत खराब है, हुकूमत हंगामी इजलास बुला रही है। आज मईशत पर हुए हंगामी इजलास के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से टीम को हिदायत दे दी गई हैं। एक तरफ जहां PTI मुल्क को डिफॉल्ट होने का राग अलाप रही है और वजीर खजाना इसहाक डार तरदीद कर रहे हैं, तो वहीं साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल डिफॉल्ट का खतरा बता रहे हैं और इमरान खान को बाबाए डिफॉल्ट करार देते हैं। मगर एक हकीकत यह भी है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम मुमकिन ही नहीं और सियासत का इस मुल्क में अल्लाह ही हाफिज है। कोई भी सियासी जमात जानबूझकर दूसरी जमात को माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होने दे रही। इत्तेहादी जमातों के इख्तिदार में आने के बाद मईशत संभालने के लिए तजर्बे किए गए। कहा गया डार जदों आएगा लग पता जाएगा, और वाकई अवाम को लग पता गया है। मगर ताहाल कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या ये तजर्बा भी माजी के तजर्बों की तरह नाकाम हो गया है। इसी सूरत हाल पर अपने पैनलिस्ट के सामने सवाल रखेंगे और सवाल यही रहेगा कि इसहाक डार कहते हैं कि डिफॉल्ट का खतरा नहीं, मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक IMF प्रोग्राम की वापसी तक डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। PDM का मईशत बहाली का वादा डार की वापसी भी नतीजा न दे सकी, क्यों? इसी क्यों की तलाश करेंगे। जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं वजाहत मसूद साहब, इसार राना साहब, शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ स्काइप पर हैं, और माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब को आज हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है कि हमारे साथ शामिल हों और हम जान सकें कि दरअसल मामला कहाँ है, कितना सियासत इस मईशत को मुतासिर कर रही है और कितना गुज़िश्ता सालों या फिर दहाइयों के मामलात इस मईशत को इस नहज पर ले आए हैं। शहजाद चौधरी साहब, आप इस क्यों को कहाँ तलाश करेंगे, इसके पीछे क्या है? अच्छा देखिए, जहां तक इसका ताल्लुक है ना कि डिफॉल्ट हुआ है, यानी बहुत सारे लोग कह रहे हैं टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया है। टेक्निकल डिफॉल्ट का मतलब ये है कि असल में आपके पास अपने पास पैसे नहीं है लोगों को अदा करने के लिए, चाहे वो कर्ज की मद में है, चाहे वो बॉन्ड्स की सूद की शक्ल में है या किसी और शक्ल में। अंदाजा लगाइए कि सऊदी अरब ने आपको $3 अरब दिए हुए हैं, UAE ने $1 अरब दिया हुआ है, और चीन की तरफ से तकरीबन $2.5 अरब है आपके पास। अब इनको जमा कर लें तो $6.5 अरब बनते हैं। ये $6.5 अरब जो हैं ये हुकूमत का नहीं है, ये वो पैसे है जो कि दोस्त मुल्कों ने आपके पास रखवाए हुए हैं, और सऊदी अरब का तो खास हुक्म है कि उनके जो पैसे हैं वो अदा नहीं किए जा सकते, खर्च नहीं किए जा सकते। और ये जो चीन के पैसे हैं वो कमर्शियल लोन्स हैं, उनके बैंकों की तरफ से हैं, चीन की रियासत की तरफ से नहीं है। यानी वो कमर्शियल मुआहदों के तहत दिए गए हैं, भले वो चीन ने ही उनको बैंकों को कहा हो। अब उनको वापस करना फिर हमारी पाकिस्तान की मजबूरी बन जाती है। अगर आप इन चीजों को देखते हैं तो बायलैटरल डोनर्स का जो पैसा है वही हमारा एक्चुअल रिजर्व है। तो इसलिए टेक्निकली हमारा अपना पैसा कुछ भी नहीं है और हमने अदाब सब कुछ करना होता है। तो इसलिए टेक्निकल डिफॉल्ट इसलिए बोलेंगे इसको। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि बायलैटरल डोनर्स हमारे दोस्त हैं, उसको रोल ओवर करते हैं, रोल ओवर करने से कुछ गुंजाइश पैदा होती है। मामलात कहाँ तक खराब पहुंच गए, किधर पहुंच गए, क्यों की जो आपने सवाल पूछा। पहले हम लेते थे कर्ज अदा करने के लिए, कर्ज का जो सूद है उसको अदा करने के लिए। मेन प्रिंसिपल भी बाद में आता था, पहले कर्ज लेके कर्ज को अदा करते थे। लेकिन अब कर्ज ले रहे हैं कर्ज को अदा करने के लिए नहीं, बल्कि खाने पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिंदगी का पहिया चलाने के लिए और तेल दरामद करने के लिए। तो ये फर्क आ गया है और ये आना ही आना था। ये कब तक आप कर्ज के ऊपर रहते और कर्ज के बाद उस जगह पहुंच जाते जहां पर कि आप ये महसूस करते कि अच्छा अब हम पाल हो गए। आप कभी भी पाल नहीं हुए माशी तौर पर। इस वजह से आज आप टेक्निकली डिफॉल्ट कर गए। अब आप तरीकों से, चालाकियों से, बायलैटरल डोनर से लेके पैसा, IMF क्यों जरूरी है? IMF के पास जाएंगे तो चीन जैसे मुल्क और बाकी जो आपके बायलैटरल या मल्टीलैटरल डोनर्स हैं वो ये कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे। ADB है, वर्ल्ड बैंक है, जो कि ये कॉन्फिडेंस लेगा कि हाँ हम इस मुल्क को अदा कर सकते हैं, क्योंकि IMF ने मोहर सख्त कर दी है। तो ये तमाम मामलात हैं जो कि हमारी मईशत के साथ जुड़े हुए हैं, और जो हालात अंदर खाने हैं, मुल्क के अंदर हैं, उसकी बुनियाद मेरा ख्याल है वो कॉन्फिडेंस इस वक्त बाहर वाले डोनर्स को, चाहे बायलैटरल है चाहे वो मल्टीलैटरल है, इस वक्त आना बहुत मुश्किल है। ठीक, जो अदम एतमाद बाहर है वो अंदर के अदम एतमाद की वजह से है। टेक्निकली डिफॉल्ट हैं या नहीं, इस पर हुकूमत और अपोजिशन बहस कर रही है। वजाहत साहब, PTI के सरबराह इमरान खान साहब ये कहते हैं मईशत इसलिए तबाह हो रही है कि इस मुल्क में, हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं, और उनके एक साबिक वजीर ये कहते हैं कि अगर इमरान खान को नाअहल किया गया या कुछ हुआ तो फिर इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। तो ये फिर मामला किधर जाएगा? 2-3 निकात इस पे आयशा, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि
इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसके इत्तेहादी उसे नहीं छोड़ते अगर उनका मुआशी जो प्रोग्राम है या जो उनकी कारकर्दगी है वो इस काबिल होती कि वो उन्हें आगे लेके चलने का मौका दे रही होती। आज इमरान खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में 400% डिफ़ॉल्ट की बात की है। 100% डिफ़ॉल्ट का मतलब है डिफ़ॉल्ट हो गया। ये 400% कहाँ से आया? मुझे जिस बात पे अफसोस हो रहा है वो ये है कि इत्तेहादी जो हुकूमत है उसकी एक बड़ी पार्टी के 2 फाइनेंस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ज़ाती लड़ाई लड़ रहे हैं जो मुल्क के लिए शदीद नुकसानदेह है। आई वुड से कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है मियां नवाज शरीफ साहब पे और शहबाज शरीफ साहब पे कि वो इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल साहब की जो आपस में ये तूतकार हो रही है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हमारे दोस्त शहजाद चौधरी साहब कि भाई अगर मुल्क के अंदर एतमाद और ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बाहर वाला कैसे आएगा। डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा पाकिस्तान का इसलिए नहीं है मेरी राय में कि डिफ़ॉल्ट को जब कोई मुल्क इस पोजीशन में पहुंचता है तो उसकी 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो डिक्लेयर कर दिया जाए जैसे श्रीलंका ने किया, या इधर उधर से ले दे के जैसे हमने चाइना से, सऊदी अरब से, यूएई से कुछ ऐसा किया कि हम डिफ़ॉल्ट वाली पोजीशन तक नहीं जा सकें। और तीसरा होता है अपने कुछ एसेट्स जो है वो रख दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, जो कि मैं नहीं समझता कि सही बात है। एक जुमले पे मुझे भाई शहजाद की उस पर इख्तलाफी नोट देना है जी। उन्होंने फरमाया कि पहले हम सूद अदा करने के लिए या कर्ज अदा करने के लिए कर्ज ले रहे थे। हम जिस कर्ज का सूद अदा करने के लिए और जिस कर्ज को अदा करने के लिए सूद ले रहे थे वो इब्तदाई कर्ज हमने काहे के लिए लिया था। हमने एक डेट सर्विसिंग शुरू की है 1980 में। हमारे पास सीटो और सेंटो के बाद से 25 से 30 बरस का ग्रेस पीरियड था। उसके बाद हमें 2002 में पेरिस क्लब ने तकरीबन $36 बिलियन की जो है वो रीशेड्यूलिंग की थी। आपको याद होगा जब 9/11 हुआ और उसके बाद हम नाटो के फर्स्ट लाइन एलाई बने। मेरा ये कहना है कि झगड़ा जो है वो सूद पे सूद देने का नहीं है, झगड़ा इस बात का है कि हमने डे 1 से इस मुल्क को 2 तरह से चलाया है। एक, हमने इसकी लोकेशन को ट्रांजिट की बजाय एम्बुश में तब्दील किया है, और दूसरा हमने पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट और एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टेट और एक प्रोडक्शन बेस्ड मईशत की बजाय जो है वो सिक्योरिटी स्टेट में बदला है, उसको क्लाइंट स्टेट में बदला है, उसको रेंटियर मईशत में बदला है। ये वो बुनियादी बातें हैं जिन पे हमें फिर से गौर करने की ज़रूरत है। मैं वज़ीर आज़म साहब की आज की जो हंगामी मीटिंग थी उसको महज अश्कशोई समझता हूँ, आई वाश समझता हूँ। तो क्यों ये कह रहा है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट ही अपना स्ट्रेटेजी, अपना रुख सही ना रख सके। इसार राना साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है, फिर वही बात शहजाद साहब वाले पॉइंट को मैं उठाऊंगी कि बाहर के लोग क्या इत्तेमाद करें। जब अभी वजाहत साहब ने भी किया, एक ही जमात के 2 वुज़रा जो सौदे पे रहे वो झगड़ रहे हैं, एक बयान एक देता है, दूसरा कुछ और दे देता है, फिर ऑपोजिशन और हुकूमत आपस में झगड़ रही है। इस क्यों के लिए बाहर जाने की जरूरत है, माजी में जाने की जरूरत है? देखें, बात यह कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब की और इसहाक डार साहब की लड़ाई है ना, वो तो लड़ाई वही हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई। मिफ्ता साहब ने इमरान खान को कहा कि वो बाबाए डिफ़ॉल्ट हैं, तो जितने दिन वो रहे वो भी काकाए डिफ़ॉल्ट ही बने। उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया। और डार साहब की जहाँ तक बात है, डार साहब की जो स्ट्रेटजी है वो मिफ्ता साहब से तो नहीं शेयर करेंगे। उन्होंने कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो बनाई हुई है, और वो मिफ्ता साहब से अगर शेयर नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तैयारी नहीं कर रहे या उन्होंने कोई उसके लिए होमवर्क नहीं किया या वो नहीं कर रहे। काम हो रहा है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, बिल्कुल मैं वजाहत की बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि वजाहत साहब ने कहा कि इमरान खान को उनके इत्तेहादियों ने इसलिए छोड़ा कि उनकी मुआशी पॉलिसियाँ जो थी उससे मुत्तफिक नहीं थे। तो अगर यही असूल होता तो फिर अब तो मामला ही कुछ और हो गया होता, लेकिन ये बात कहीं और है। बात ये आयशा कि वो जो एक पुराना शेर है ना कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ फाका लाएगी, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। हम बस इसी चक्कर में ही रह गए कि बस देखें यूँ। और जिन लोगों ने कर्जे लिए
उनके बच्चे खरबोपति हो गए, उनके बच्चों के कारोबार जो है वो अब ना पकड़े नहीं जा सकते, उनकी ज़मीनों का कोई हिसाब नहीं हो सकता, और जिनके नाम पे कर्जे लिए गए उनके बच्चे सड़कों के ऊपर रुलते फिर रहे हैं। हॉस्पिटल में जाएं, एक बेड पे 4-4, 5 पर, वो पैसे कहाँ गए आज तक कोई इसका हिसाब नहीं दे सका। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी हमारा वज़ीर ख़जाना है ना, ये हमारी मईशत पिछले 30 साल से ICU में है, कार्डिक इसका प्रॉब्लम है, असाब इसके जवाब दे चुके हैं, ठीक है, इसका शुगर इसकी हाई है। हर बंदे ने आके ना इसके उंगली पे सनी प्लास बांधा और एक पैनाडोल मुंह में डाल के कहा देखो जी मैं इलाज कर रहा हूँ। इलाज ऐसे नहीं होते। इस टाइम पाकिस्तान को एक जराही की ज़रूरत है, बेरहम जराही की। नहीं तो वो कैसे होगी? ये तो हम बातें करते रहेंगे, मामला कहीं आगे जाने वाला नहीं। क्या जो हुकूमतें चला रहे हैं या हुकूमतों में आके बैठते हैं उनका कोई खर्चा कम हो जाता है? नहीं, कोई काबीनाएं छोटी हो जाती हैं, कोई मामला कम हो जाते हैं, गाड़ियों की इंपोर्ट रुक जाती है। इमरान खान आज जो सबसे ज्यादा नाकिद है ना, उनसे पूछे कि उनकी अपनी काबीना कितनी बड़ी थी। उनसे पूछें उन्होंने इलल्ले तलल्लो पे पाबंदी लगाई या नहीं लगाई। उनसे पूछें कि क्या उनके वुज़रा जिनको उन्होंने मुंतखब किया वो पूरी तरह, कितने लोग हैं जिनके ऊपर ये उंगली आती है। का अमल तो सबसे ऊपर वही रखते हैं ना, वो कहते हैं मैंने एहतसाब की कोशिश की मगर एहतसाब पसंद नहीं था। ये तो ऐसे ही है जैसे टहनियों पे छलांगे मार के कहो जी मैं आनिया जानिया देखे मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अनटिल अनलेस जब तक आप कंस्ट्रक्टिव, और उसमें नो डाउट कि इमरान खान ने अकेले नहीं हुआ, ये आप एक जुड़ा उसने अकेले, उन्होंने तो करनी ही, उनके साथ जुड़े हुए जो पूरा मैकेनिज्म सिस्टम है उसने उसका हिस्सा बनना था ना। तो कहीं ना कहीं तो ऐसी खराबी मौजूद है जहां पे ताकतवर के खिलाफ जब एहतसाब होने लगता है तो कोई ना कोई मसला सामने आ जाता है। और इमरान खान की अपनी झोली में जो लोग बैठे हुए थे जिन पे बेतहाशा या उंगलियां उठी, इमरान खान ने तो उनकी तब भी कभी कुछ नहीं किया, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इमरान खान को किसी दौर में ये हीरो बनाया, इस मुकाम तक लेके गए। सिर्फ इमरान खान ने उन दोस्तों से जान छुड़ाई, अदरवाइज तो जितने लोग थे आज जनूबी पंजाब के लोग जो इमरान खान की आंख का तारा थे, अब वो कहाँ हैं? वो तारे कहीं और आसमान पर जुड़ रहे होंगे। मैं एक मुख्तसर सा कमेंट शहजाद साहब आपसे लेना चाहूंगी। जो बात हुई, क्या वजीर आजम अगर एहतसाब करना चाहे तो वो एहतसाब कर सकता है? एक बड़ा अहम सवाल है। हम हर मामला जोड़ रहे हैं, सियासत को मईशत से, मईशत को एहतसाब से, सारे मामलात, या फिर पूरा निजाम ही एहतसाब नहीं होने देता? क्योंकि गुज़िश्ता रोज के प्रोग्राम में भी हमने बात की कि सबको एहतसाब और हर एक के एहतसाब की जरूरत है। बिना एहतसाब आगे जा सकेंगे या बेहतसाब मुमकिन ही नहीं इस माशरे में? आयशा, हमारा आपका सवाल चूंकि मईशत के बारे में है तो मैं मईशत की हद तक ही इसको रखना चाहता हूँ। हमने कल बहुत गहराई में या किसी हद तक इसके ऊपर बात भी की थी कि हमारी मईशत की बीमारी क्या है, और उसमें स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ कि हमारी मईशत का जो स्ट्रक्चर है वो जो 70 साल से कायम हुआ है वो इस नौयत का है कि वो इस मुल्क में प्रोडक्शन होने ही नहीं देता। और जब तक प्रोडक्शन को पॉलिसी के तौर पे अपनाया नहीं जाएगा उस वक्त तक हमारी पैदावार उतनी कभी नहीं होगी। प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदावार, पैदावार का मतलब है ग्रोथ। पैदावार होगी, आपके अखराजात कम होंगे तो फिर ही ग्रोथ का कोई ताल्लुक पैदा होगा ना। तो जब तक आप अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अपनी पैदावार को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जो बुनियादी तौर पर होता क्या है, हमारा डिस्कोर्स बड़ी जल्दी फिसल जाता है। हम बात तो मईशत की कर रहे हैं लेकिन हम सिक्योरिटी स्टेट का भी जिक्र करेंगे। बावजूद माजरत के साथ बात कर रहा हूँ बजाज साहब की, उनकी अपनी सोच है और बहुत मैं उनका फैन भी हूँ और दाई भी हूँ उनकी सारी सोच का, एंड आई सपोर्ट हिम इन हाउ ही थिंक्स। मेरी भी ऐसी ही सोच है, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए। जब तक आप एस्केप देते रहेंगे, इमरान खान को टारगेट करते रहेंगे या किसी और एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करते रहेंगे कि असल में कर्ज लेने वाले क्यों थे, वो कौन आए, आपकी मईशत जो थी उसकी बुनियाद ही कर्ज पे थी। 70 की दहाई जब स्टार्ट हुई है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जमाना जो था, आप 3% ग्रोथ पे आ गए थे। आपने और कुछ काबू नहीं किया, सिर्फ 3%, 2.5 से 3% ग्रोथ रेट था। फिर जो ही वो खत्म हुआ आपने रियलाइज किया नेशनलाइजेशन ने तो तबाह बर्बाद करके रख दिया इस मुल्क को। फिर आजाद इकोनॉमी की तरफ गए। तो कहने का मतलब यह है कि जितना वो कहते हैं ना कि मैंने कहीं जिक्र किया था, और ये AP वाजपेयी साहब जब आए थे उन्होंने कहा था कि माजी की कोई सीमा नहीं होती, यानी माजी की कोई हद नहीं होती। अगर माजी में जाएंगे तो फिर एक से एक कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट होगा। तो इसलिए अगर हम मईशत के ऊपर रहें, बुनियादी तौर पर क्या करना है कि जो पॉलिसीज हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज हों। जब तक जमीन को, जो हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं, हम ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी ग्रोथ या पैदावार बढ़ेगी नहीं। जब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी और अखराजात कम नहीं होंगे, हमारे पास जो महासिल है वो इतने नहीं होंगे कि हम अपने तौर पे फाल हो सके, जिसे बायोंट कहते हैं,
अंग्रेजी के अंदर। तो बहरहाल ये वो असूल है, मेरा ख्याल है हम तो खैर सब शागिर्द हैं इस सारी फील्ड के, बहुत सारे इसमें माहिर बैठे हैं इकोनॉमिक्स के, उनको चाहिए सर जोड़ के बैठे, और वाकई में डार साहब या मिफ्ता या इन लोगों के बस की बात नहीं है, ये स्पेशलिस्ट चाहिए इस काम को हल करने के लिए, क्योंकि बीमारी की नोयत ऐसी। क्या वाकई स्पेशलिस्ट दरकार है या नियतों का और प्लानिंग का भी मसला है? गुफ्तगू थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है जब हम इस पूरे मामले पर बात कर रहे हैं। जाहिर बात है बिना मजबूत मईशत के आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, और हम बहुत से मंसूबे शुरू करते हैं, पाया तकमील पर पहुंचाने से पहले उन्हें खुद को पर बोझ बना लेते हैं। एक और मामला और खबर जिसकी जानिब बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को रिकॉर्डिक मॉनसून करार दे दिया है। तो इस बात की अभी उम्मीद पैदा हो गई कि 2011 से तात्तुल का शिकार चले आ रहे हैं इस मंसूबे से अब पाकिस्तान को भरपूर फायदा होगा। इससे पहले इसी साल मार्च में बलूचिस्तान की हुकूमत और कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के दरमियान मुआहदा भी हो गया है, जिसके तहत इस कंपनी ने $10 अरब की सरमायाकारी का फैसला किया है। पार्लियामेंट और इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने भी रिकॉर्डिक के 2 मंसूबे मंजूर कर लिए हैं। रिकॉर्डिक मंसूबे पर सरमायाकारी से मुलाजमतों के 8,000 मौके पैदा हो सकते हैं और अरबों डॉलर के इनकम फ्लो से वफाक और बलूचिस्तान की हुकूमतों को रेवेन्यू मिलने की भी तवक्को है। मगर अब इस पूरे मामले के तय हो जाने के बाद, जो कि इतने अरसे से लटका हुआ है, 2 इत्तेहादी जमातों बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल और जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से इस रिकॉर्डिक मंसूबे पर कानून साजी को लेकर शदीद अदम तहफ्फुज़ का इजहार करते हुए हुकूमत से ही अलग हो जाने की धमकी दे दी गई है। इसी मामले पर बात करेंगे कि एक जानिब एक मामला हल होता है तो दूसरी जानिब अटक जाता है। सवाल कुछ इस तरह से है, रिकॉर्डिक मंसूबा वफाकी काबीना की हतमी डील पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता मंजूरी, बलूचिस्तान के वसाइल मरकजी हुकूमत को देने पर बलूचिस्तान की अहम जमातों को तहफ्फुज़ात किस हद तक जायज़ हैं? जो बात कर रहे हैं, जो रिजर्वेशंस उठा रहे हैं, आया जायज़ हैं? वजाहत साहब। देखिए, इंटरनेशनल जो असूल हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें तो ये है कि मिनरल्स और दीगर जो कुदरती वसाइल होते हैं वो विद द रेशो ऑफ प्रॉक्सिमिटी तय पाते हैं। तो उसमें बलूचिस्तान का बिल्कुल इसी तरह से हक फाइक बनता है जैसे पानियों पे या सरचश्मे जो हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा में उनका बनता है। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज़ किए दूँ कि ये जो दोनों जमातें इस मौका पे जब 10 बरस ये खामोश रही हैं, जब पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़े जुर्माने फेस कर रहा था और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो यानी मुआशी तौर पे तो इस मंसूबे के शुरू ना होने से मफलूज थी, उसके अलावा भी हमारी जग हसाई हो रही थी, ये अहबाब हमारे खामोश रहे। मैं समझता हूँ कि अपनी ज़मीन से और उसके लोगों से और उनकी भलाई से मोहब्बत करना और चीज़ है और उसकी बुनियाद पे सियासत चमकाना और चीज़ है। मैं इसे कोताह नज़री की मायोपिक पॉलिटिक्स समझता हूँ, और उसमें भी ख़ास तौर पे इसलिए कि हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं ना। मैं भाई शहजाद की बात से एग्री करता हूँ कि माजी में जाने की कोई हद नहीं होती, वो तो फिर हम बहुत दूर तक चले जाएंगे। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेका और मिंगल का जो सियासी नुक्ता नज़र है उसका एक पस मंज़र है। उसके होते हुए इसका मतलब ये है कि वो बलूचिस्तान के लोगों को बहलाने फुसलाने और ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके वसाइल पे कब्ज़ा किया जा रहा है, एज़ इफ़ कि बलूचिस्तान जो है वो हमारी वफाकी इकाई नहीं है। हम पंजाब में बैठे ये बात कर रहे हैं और पंजाब वो सूबा है जिसने हमारा जो 7वां नेशनल अवार्ड था, फाइनेंस अवार्ड था, उसमें बलूचिस्तान को पसमानदगी का पैमाना तस्लीम करते हुए अपने हिस्से से दिया, पैसे देकर दिए गए। ठीक है, तो मेहरबानी करके सियासत न चमकाई जाए, मुल्क का जो इज्तिमाई मुफाद है उसको मद्देनजर। ठीक है जी। अब हमें डॉक्टर खाकान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर खाकान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी तो हम रिकॉर्डिंग पर बात कर रहे हैं, आपका हमें इंतजार था कि हम थोड़ा ये जो मामला 2 वज़रा, एक साबिक वज़ीर ख़जाना और एक कबीर डार साहब का भी आपस में चल रहा है झगड़ा, डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे, अपोजिशन कह रही है हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। हुकूमतों के हाथ में कुछ रह नहीं गया है, जो भी हुकूमत में आता है माजी की हुकूमत पे जिम्मेदारी डाल देता है। जहां हम खड़े हैं, क्या हम उसके पीछे क्यों को तलाश कर सकते हैं कि वजह क्या है जहां आज खड़े हैं माशी तौर पर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स ऑलवेज माय प्लेजर टू बी ऑन समा। देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पिछले कई माह से अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं उनको डिप्लीट कर रहा है। 12 माह पहले आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 17 अरब डॉलर से ऊपर थे। आज आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 6.7 बिलियन डॉलर के हैं। इन द शॉर्ट रन आपने एक खसारा माली रन किया जो पिछले साल 17.5 अरब डॉलर का होगा। आपने बहुत दफ़ा सुना है करंट अकाउंट डेफिसिट की बात। आपकी इंपोर्ट्स 80 अरब डॉलर की हुई, आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस मिला के 17.4 अरब डॉलर का आपको खसारा हुआ। सो ये तो है इस वक्त मेजर मसला ये है कि पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। मैंने बहुत दफ़ा ये बात रिपीट की है कि हमारे पास इनफ डॉलर्स नहीं है कि हम सरवाइव कर सकते हैं। पाकिस्तान को इन द शॉर्ट रन आई एम एब्सोल्युटली क्लियर कि डॉलर्स को लाना है, उसके अलावा कुछ और चारा नहीं है कि हम इस मुश्किल में श्रीलंका ना बने। और उसको गुजारने के लिए IMF इज़ दी ओनली डॉक्टर ऑफ द ICU। ICU से क्या मतलब है? जो मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सिचुएशन सामने रखी है, ये पाकिस्तान की एक ICU वाली सिचुएशन है। मैं आपको एक और नंबर आपके प्रोग्राम की वसातत से इस वक्त हम रिलीज़ करते हैं। पाकिस्तान की रेमिटेंस का जो नवंबर का नंबर अभी आध घंटे पहले आया है, उसमें पाकिस्तान की रेमिटेंस मंथ ऑन मंथ 5% नवंबर में और ईयर ऑन ईयर 14% गिर गई हैं और वो 2.1 बिलियन डॉलर्स पे आ गई हैं। कहाँ हम 2.5 अरब डॉलर पे चले गए थे। ये सारा कुछ पाकिस्तान की इनफ्लो ऑफ डॉलर्स को हर्ट कर रहा है और ये हर्ट हम बर्दाश्त एक हद तक कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका सिर्फ ये है कि हम IMF को साथ रखें। जो हमने उनके साथ चीज़ें तय की हैं, चाहे वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हो, चाहे वो गैस प्राइसेस की रिवीजन हो, चाहे वो जनरल सब्सिडी ना देना हो, चाहे वो हमसे मांग रहे हैं कि एक मैक्रो फ्रेमवर्क दिए। मैक्रो फ्रेमवर्क से मतलब है कि जो फ्लड्स का नुकसान हुआ है उसका एक तखमीना दीजिए, आपने जो खर्चा करना है वो बताइए, आपने जो टैक्सेस में कमी होनी है वो बताइए और उससे कुछ नए टैक्सेस लगेंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त है। डॉक्टर साहब, कतर कलामी की माजरत बेसिक समझ आ गई। जो आप गुफ्तगू कह रहे हैं कि हमें IMF के साथ रहना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि मजीद महंगाई की हम तवक्को रखें आने वाले दिनों में, जो कि वज़रा भी कह रहे हैं। तो फिर वो जो दावे किए जा रहे थे इस हुकूमत PDM की हुकूमत के आने के साथ ही कि 200 पे डॉलर लेंगे नीचे, क्या पॉलिसीज ही नहीं ये कोई मैनेज कर पाए कि संभाल सकते, कोई सस्टेनेबिलिटी के क्या है और कैसे लेके चलना है? हमारे आज के फंडामेंटल्स जो हैं हमें उनको देख के चलना है। हमें रुपए की कदर जो है उसको ज़रूर स्मगलिंग को रोकें, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लें, ये एक अच्छी बात है, पर हमें रुपए की वो कदर रखनी है जो रिफ्लेक्ट करे फंडामेंटल्स। अब आप पूछें कि रेमिटेंसेस क्यों गिर गई, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज 224 रुपये 70 पैसे इंटरबैंक का रेट है। अगर एक रेमिटेंस, मैं खुद बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं पेरिस में काम भी करता हूँ, अगर मैं वहाँ से रेमिटेंस भेजता हूँ तो ये रेट है, अगर मैं कैश करता हूं तो 247 रुपए। ये जो फर्क है ये लोगों को कह रहा है कि वो रेमिटेंसेस को ऑफ द रिकॉर्ड भेजें। सो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि IMF के जितने अहदाफ हैं वो इस वक्त, आपने कहा कि थोड़ी सी महंगाई होगी, ये दुरुस्त बात है आपकी, पर इसमें कुछ हमें ये भी मिल रहा है कि तेल की कीमत दुनिया में कम हुई है, कुछ कमोडिटी साइकिल ईज ऑफ हुआ है। बिल्कुल, ये चोट जो है। डॉक्टर साहब, इन कुछ इत्तेहादी जमातों को इतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसे भी कमेंट कीजिएगा। जी, सो हम मईशत पे इस तरह ख़त्म करते हैं बात कि हम IMF में रहें, हमें ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर ये याद रखिए कि ये दिक्कत उस दिक्कत से बहुत कम है कि खुदा न खास्ता कि मुल्क एक क्राइसिस या चैलेंज बहुत बड़े में चला जाए या कोई हम कहीं से पेमेंट्स का हमें प्रेशर आए। हम ज़रूर सऊदी अरेबिया से पैसे लें और हम डॉलर्स की फरावानी करें, ना कि ये कोशिश करें कि हम सिर्फ इंपोर्ट्स को रोकें। सो ये है असल मसला और इसको हमें अगले 6-7 माह में इसी तरह हल करना है और साथ साथ सप्लाई को बेहतर करके और अपनी सब्सिडीज़ को टारगेट करके इस वक्त को गुजारना है और फिर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे जाना है। अब आपने ये जो रिक टिक का जिक्र किया, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये टॉपिक उठाया। मैंने एक मजमून लिखा है जो कल के पाकिस्तान के एक मेन जरीदे में छपेगा और उसका नाम ही ये है कि पाकिस्तान ने अपने मिनरल रिसोर्सेज को अर्थ से ना निकाल कर मुल्क का, लोगों का और हमारी जो मईशत है उसको आगे बढ़ाने में वो रोल प्ले नहीं करवाया। इससे क्या मतलब है? अब रिको डिक की ज़रा इकोनॉमिक वैल्यू देखिए तो आप हैरान हो जाएंगी। 100 अरब डॉलर ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ, $2 बिलियन एवरी ईयर।
हम कहाँ फंसे हुए थे कि 11 अरब डॉलर हमने देने थे और हम कोर्ट्स में थे। अब वो सब कुछ इज़ बिहाइंड अस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छी बात यह है कि जो इसमें कबाहतें थीं, हमने एक तय किया है कि 25% फेडरल गवर्नमेंट को आएगा, 25% बलूचिस्तान को और 50% उस कंपनी को। हमारे पास ना वो ज़राए हैं, ना हमारे पास वो एफर्ट है कि हम ये ज़मीन से चीज़ निकाल सकें। ये दुनिया की कुछ कंपनीज़ हैं जो दुनिया भर में ये करती हैं और अरब हार डॉलर की इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स करती हैं ममालिक से। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया से, फॉर एग्ज़ाम्पल इवन चाइना से, फॉर एग्ज़ाम्पल इटली से। इटली का मार्बल दुनिया में बिकता है। आपके पास कॉपर के रिजर्व्स हैं, गोल्ड के रिजर्व्स हैं, रिकोडिक के रिजर्व्स हैं। आप ये देखिए कि इससे आपको एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। और पहली बार आप हर वक्त बात करते हैं अपने इकोनॉमिक्स में, तो ये बात करते हैं कि IMF से बोरोइंग हो रही है, वर्ल्ड बैंक से बोरोइंग हो रही है, ये पैसे लेके ML1 लगाई जा रही है, ये पैसे लेके हम ये काम कर रहे हैं। आप पहली बार ये कह रहे हैं कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके मुल्क में अपने मादनियात, जिनकी हमारे पास 5th लार्जेस्ट कॉपर पड़ा हुआ है, एक गोल्ड की बेल्ट है, एक हमारे पास कोल का रिजर्व्स है, हम उसमें काम करने जा रहे हैं। अगर किसी लोकल्स को, और बिल्कुल होगी, ज़रूर उनको तशवीश होगी, अगर वो तशवीश है तो फेडरेशन का ये काम है कि एज अ बिग ब्रदर उसको दूर करे। फेडरेशन का ये काम है कि जो हमारा 7th NFC अवार्ड है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पूरी चीज़ें लागू हों। बट खुदारा आप याद रखिए कि इन्हीं कंपनीज के आने से आपको नौकरियां भी मिलेंगी, आपकी वाटर्स भी बेहतर होगी और आपको 25% बलूचिस्तान को इसका सिला भी मिलेगा। पाकिस्तान का अगर फ्यूचर आपने तब्दील करना है, मैं इस बात में बिलीव करता हूं। एक तो मैं ट्रेंड हूं उस मुल्क से जो दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है कमोडिटीज़ की, और वो मुल्क रॉक्स एंड क्रॉप से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया। आपके पास बहुत कुछ है। अगले आने वाले 5 साल में पाकिस्तान की तकदीर इन्हीं चीज़ों से बदली जा सकती है। दुरुस्त। खाकान साहब ने बहुत ही रिच अंदाज में हमें ये बताया कि हम कितना रिच हैं मिनरल वाइज और किस तरीके से इन चीज़ों के ज़रिए इकोनॉमिकली मज़ीद स्टेबल हुआ जा सकता है। शहजाद साहब, तो जो तहफ़्फ़ुज़ात की बात हो रही है, वजाहत साहब ने भी बात की, खाकान साहब ने भी बात की, संजीदगी से लिया नहीं जाता, या इतने अहम मामलात को भी फिर मैं कहूँ संजीदगी से लेने के बजाय पोलिटिसाइज कर दिया जाता है, या फिर कुछ सिक्योरिटी मामलात भी हैं उस इलाके में? पहली बात है कि बुनियादी असूल ये है कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट कहीं से लेते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को पैदावार क्रिएट करनी चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी तरीके से डेड इन्वेस्टमेंट ना हो, उसमें से कुछ निकले ना। मिसाल के तौर पे आपने सड़कों का जाल बिछा दिया उधार लेके, कर्ज लेके, लेकिन अब वहां से पैदावार नहीं हो रही। ठीक है, आसानी पैदा हुई किसी के लिए, और वो इन्वेस्टमेंट जो कि कुछ भी पैदावार ना करे सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे डेड इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। रेकोडेक को ले लीजिए, 1993 में ये मुआहदा हुआ पहली मरतबा, 1993 में उस वक्त ये मुआहदा हुआ। और कब जाके इसके ऊपर मसला क्रिएट हुआ? जब मुशर्रफ का दौर था 2006 के अंदर। इसने क्रिएट किया सुप्रीम कोर्ट ने। कोई चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कब गया होगा और क्यों गया होगा? कहीं ना कहीं पे दो अशखास के बीच में मसला क्रिएट हुआ। उसने कहा इसको हल करने का, इसको पकड़ने का एक ही तरीका है, इस एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट को, डिक्टेटरशिप को, जाओ सुप्रीम कोर्ट में, इनका जो प्रोग्राम है उसको तहस नहस करो। कोई चला गया और उसके बाद वो रेकॉर्डिंग वहां पे ऐसा फंसा, इस तरीके से फंसा कि उसको ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी वजह से आज आप कटहरे में खड़े हैं और 11 अरब डॉलर या 10 अरब डॉलर आपके ऊपर जुर्माना है। अब आपकी उससे खलासी हुई है, एक और दौर के अंदर खलासी हुई है। शुक्र खुदा का कीजिए, आपको 11 अरब वो नहीं देने अभी जो कि आपके ऊपर जुर्माना पड़ रहा था। तो इसलिए ये रेकोडेक का और हमारी हुकूमतों का, जब हम जाते हैं ना पीछे, हम कहते हैं कि कहाँ पे क्या मसला हुआ, लेकिन एक चीज बिल्कुल सही है। देखिए, जब आपने 18वीं तरमीम पैदा कर दी और उसके बाद आपने सूबों को उनके हकूक दे दिए, तो फिर सूबे का जो हक है वो अपने तौर पे मानना पड़ेगा, चाहे वो 25% की शक्ल में आता है या 15% की शक्ल में आता है। लेकिन वो सूबा जो NFC अवार्ड के लिए भी मरकजी हुकूमत की तरफ देखता है, तो उन सूबों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे वसाइल जिसकी वजह से NFC क्रिएट होता है, नेशनल फाइनेंस क्रिएट होता है, वो जो हमारा पूल है, और उससे फिर हम कहते हैं कि हमें इतना हिस्सा, हमारी रियासतें उस काबिल होती हैं कि ये अपने महासिल खुद बढ़ा सकती हैं, अपनी इकोनॉमीज को खुद तश्कील दे सकती, खुद अपने मामलात को लेकर चल सकती, NFC अवार्ड के ऊपर ना डिपेंड करती, तो फिर मैं कहता कि आज बलूचिस्तान वाले जो शोर मचा रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन आज का बलूचिस्तान को पाकिस्तान का ख्याल नहीं आ रहा, वो सिर्फ बलूचिस्तान के बारे में सोच रहा है, और यही आज की
सियासी पोजीशन के हिसाब से सबसे ज्यादा मुझे गलत बात नजर आती है। ठीक है, इसार साहब, योर टेक। देखिए, बात ये कि सदारती रेफरेंस पेश हुआ और इस हवाले से हुआ कि जी जस्टिस इफ्तिखार साहब ने जो फैसला दिया उसका हमें खुमियाजा ये भुगतना पड़ा कि हमें 11 अरब डॉलर का हम पे जुर्माना हुआ। अभी भी हमने कल जो है मेरे ख्याल 2-2.5 लाख करोड़ जो है वो दिया है उस कंपनी को। ना तो हम ये तय कर सके कि किसके गलत फैसले की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा और वो सदारती रेफरेंस भी वैसे ही चला गया। अब आ जाए आप, जो आज JUP और क्या कहते हैं BNP का मुतालबा है, 18वीं तरमीम के बाद विफाक के पास तो सिर्फ लाइबिलिटीज़ हैं और कुछ नहीं है विफाक के पास हैं। 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबे जो हैं वो अपने अपनी खुद किफ़ालत के ज़िम्मेदार हैं। और ये NFC के अंदर पंजाब ने जिस तरह बलूचिस्तान को एक कुशन दिया, जिस तरह हमने उनको मौका दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं आयशा, बलूचिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट वहाँ के नवाब और सरदार हैं। जब 8,000 नौकरियाँ वहाँ पे मिलेंगी ना नौजवानों को, तो एहसास महरूमी भी ख़त्म होगा। वहाँ जो छोटे घर हैं, गरीब लोग हैं, उनके घर में खुशहाली आएगी। और ये किसी तरह भी उन लोगों को वो अफोर्ड नहीं करते। मुझे एक बात का जवाब दें, क्या बलूचिस्तान में आज तक कोई वज़ीर आला गैर बलूची आया है, कोई गवर्नर गैर बलूची आया है? आप एक अरसे से बलूचिस्तान के आप ही जिम्मेदार हैं। और अगर आपने अब तरक्की नहीं दी और अब एक मौका आ गया है, जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि 25% भी अगर बलूचिस्तान को मिले तो इसकी काया पलट सकती है। लेकिन असल मसला ये कि जैसे हमने माजी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट में जान के टांग अड़ाई कि इससे तरक्की का पहिया जो है ना वो आगे ना चले। इस वक्त भी वहां पे सिर्फ सियासत खेली जा रही है और कुछ नहीं हो रहा, ब्लैकमेल किया जा रहा है किसी तरह के ये मामले को रोका जा सके। एक मिनट और मुझे थोड़ा सा कभी थोड़ा सा दो जी बोले नहीं, आपने सियासत की बात कर दी तो मैं सियासत की तरफ जाने वाली थी। आज मैंने सियासत आखिर में रखी थी। एक जुमला मैंने और आपसे कहना था कि देखिए, ये इस वक्त पाकिस्तान जिस मुआशी दलदल में घिरा हुआ है, हमें 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे चाहिए हैं जिससे हमें कोई ऑक्सीजन मिले। अब जो भी हो गया वो 50% ले जाएं, विफाक 25 ले जाए, 25 बलूचिस्तान ले जाए, आएगा पाकिस्तान को ही। और हमें इस वक्त ज़रूरत है $2 बिलियन जो है हमें मिलेगा। ये $100 बिलियन का मंसूबा है। और अगर इसे नेक नियति से किया जाए तो आप हमारे पास तो जो हमारे क्या नाम है ज़खायर हैं वो इतने कि अगर चीन निकाल ले और सऊदी अरब ले ले तो फिर आपको और मुझे पल्ले से पैसे डालने पड़ जाएंगे उस ज़खीरे के अंदर कुछ डालने के लिए। तो ऐसे में अगर ये कुछ आ रहा है तो इसे आने देना चाहिए, इसे सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। सियासत की नज़र क्या करें कि सब कुछ सियासत की नज़र इस मुल्क में हो जाता है, क्योंकि सियासतदान खुद इतना सियासत में मसरूफ़ हैं कि जो जिम्मेदारी उनके ऊपर दी जाती है, मुंतखब होकर पार्लियामान में जाएं और वहाँ पर पॉलिसीज़ बनाएं, वहाँ तवज्जो कम रखते हैं। सियासत आज प्रोग्राम के आखिर में ही है, क्योंकि रोज़ हम सियासत पर बात करते हैं। रहा मामला आपसे कुछ देर पहले इमरान खान की जानिब से की गई एक गुफ्तगू, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाए या फिर खिताब कहा जाए। खान साहब ये कह रहे हैं कि 17 दिसंबर को असेंबली तहलील करने की तारीख देने का वो ऐलान कर देंगे, बता दिया जाएगा। और उनका ये कहना है कि इस ऐलान के साथ ही हुकूमत पर जो है वो दबाव आएगा। ये हम सवाल रखेंगे, लेकिन वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं इस खिताब के अंदर, वो कहते हैं कि कुछ मायूसी का इजहार था आज इमरान खान की इस तकरीर के अंदर, साथ ही साथ दबाव में भी महसूस हुए। इलेक्शन कमीशन के लिए कहते हैं कि ऐसा इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। अपनी दौरे हुकूमत या सियासत उस दौरान कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ऐसी उन्होंने कभी मुदाखलत नहीं देखी जैसी उस दौर में देखी है। NRO 2 कह रहे हैं आने वाली हुकूमत के लिए मईशत तबाही के दहाने पर है, क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट से मदद नहीं चाह रहा हूँ।